नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। आज हम नरवाना के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन एवं छात्रावास में उपस्थित हैं और यहाँ पर आज बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया और बहुजन समाज वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की ओर से का जो स्थापना दिवस है, 7वां स्थापना दिवस समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह आज मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं। जो ये संस्था है, इनका जो काम है, कुछ कर लो ना ख्याल, सुननी पड़े से चौपाल, बना लो फ्यूचर पुस्तकालय में, जो हमारे समाज में धर्मशालाएं हैं, चौपालें हैं, जिसके अंदर नशे का जो आज अड्डा बन चुकी हैं और ज़्यादातर वहाँ पर ताश खेलते हैं और कई प्रकार के वहाँ पर ऐसे अनैतिक कार्य होते हैं। तो उनको देखते हुए जो बहुजन समाज वेलफेयर एसोसिएशन है, इसकी तरफ से यहाँ उन चौपालों में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। उन्होंने आज तक करीब 50 चौपालों में पुस्तकालय खुले हैं और ये आपको हम दिखा दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो प्रतिमा है जो यहाँ पर अंबेडकर भवन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा नरवाना द्वारा जिसका रखरखाव किया जा जो देखरेख कर रही है, वो यहाँ पर मुख्य द्वार पे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत ही सुंदर विशालकाय प्रतिमा यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण और चौक का उद्घाटन रणदीप सिंह सुरजेवाला, जब वो लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा थे, और सुरजेवाला शमशेर सिंह सुरजेवाला के आशीर्वाद से इसका उद्घाटन 2/11/2013 को हुआ था। और जैसे ही हम पुस्तकालय में भवन में एंट्री करते हैं, उसके मुख्य गेट के साथ ही सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की भी मूर्ति स्थापना यहाँ पर की हुई है। आप देखते हैं भीम मिशन के महानायक मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उनकी चित्र भी यहाँ पर सर छोटू राम जी का भी चित्र है, साहब कांसी राम जी का भी चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर पुस्तकालय बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुस्तकालय है। और साथ ही जो प्रधान इस सभा के हैं, उनका ऑफिस कार्यालय यहाँ पर है। और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ली गई वो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा नरवाना कि जिन्होंने यहाँ पर इस भवन में योगदान दिया, उन सब की सूची यहाँ पर लगी हुई है, कितना उन्होंने सहयोग किया, उन सब के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, तो वो हम किसी भी प्रकार का सहयोग है, हम किसी न किसी रूप में हमारा समाज के प्रति वो सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, तभी समाज तरक्की करेगा, तभी आगे बढ़ सकता है। अभी देखो कितनी सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। ये बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। ये गुरु रविदास छात्रावास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन एवं गुरु रविदास छात्रावास यहाँ पर है।
आप देख रहे हैं इससे ऊपर जो बिल्डिंग आई है, पर नई बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर होने जा रहा है। इसका ऊपरी जो भाग है वो बनने जा रहा है, नीचे जो कंप्लीट है इसमें आज ये कार्यक्रम यहाँ पर बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और बहुजन समाज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। और इस भवन का जो उद्घाटन हुआ था, जो यहाँ पर किया गया था, वो आपको दिखाते। इस छात्रावास के हाल का निर्माण 20 लाख रुपए में कुमारी शैलजा जी, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा 5/12/2021 को हुआ था। यहाँ पर सुंदर पार्क भी बनाया हुआ है अंबेडकर भवन के साथ ही। तो बहुत एक अच्छी सोच के अनुसार इस पूरे प्रांगण का विस्तार किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पार्क है और ये सारी ये जो उधर ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर भवन एवं गुरु रविदास छात्रावास की बिल्डिंग। आज बहुजन समाज वेलफेयर एसोसिएशन और बहुजन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा का 7वां स्थापना दिवस समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। और बसवा का जो उद्देश्य है वो शिक्षण प्रथम उद्देश्य बसवा का है।
संघं शरणं गच्छामि बुद्धामि संघं शरणं गच्छामि तथापि बुद्धं शरणं गच्छामि तथापि धम्मं शरणं गच्छामि तथापि धम्मं शरणं गच्छामि तथापि संघं शरणं गच्छामि तथापि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता पाणातिपाता सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अदीनदाना सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारवेर्मणि कामेषु मिच्छाचारवेर्मणि सिक्खापदं समादयामि एकं बुद्धं तो सम्मानित साथियों, हमारे देश में पदाधिकारी तो सम्मानित होते हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, बहुत हमारे बीच में पहुंचे बहुत ही सम्मानित साथी गणेश वाला से स्वागत करेंगे। जोरदार लेता है, हर जिंदगी में हर कोई काट लेता है। अगर धरना है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। शुरुआत करते हुए मान्यवर सुनील छात्र माता शामलिंगा को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। इसे प्रेरणा लेकर आप जितनी भी उपस्थित है, दुनिया जितनी भी आई है, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो है, शिक्षा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ सिर्फ मानव किताब के लिए है। हमें शिक्षा की किताब जरूर होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पर, मैं की एक पुस्तकालय सेवा संस्थान पुस्तकालय मंदिर के पुजारी
हमारे महापुरुषों की दिए हुए जो शब्द है उनके द्वारा ही वो आ सकती है। आज मतलब क्या होता है भाषण देने का तो इतना कोई बड़ा जो यहाँ पर मान्य विनोद सिंह महाराज जी, मान्यवर स्वागत करती है सर। अवचेतना मन जो हमारा जिसको अवचेतन मन कहते हैं वो कहीं और प्रेजेंट होता है। अगर एक हम ये फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो हम दोबारा से इस स्थान पे आ चुके हैं। इस चीज को मानते हैं आप सब। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा हमारी बसवा की जितनी भी टीम है, रोहतास मेरा जी, एक बार अगर आस बना बड़ा प्रोग्राम और ये सारी सुविधाएं आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले इनके लिए जोरदार तालियां। बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे हमको, शिक्षित हो, शक्ति हो और संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा के ऊपर जितना भी काम किया उतना ही हम इनके जितने भी गुणगान गाए उतने कम है। ये देखने में बहुत ही आम इंसान लगते हैं। हमारी आदत क्या है, हम आदमी की जीते जी रिस्पेक्ट नहीं करते, जीते जी उनके एफर्ट को सलाम नहीं करते। तो मैं इनके एफर्ट को बहुत सलाम करता हूँ जिन्होंने शिक्षा को इस स्तर पर लेके आए हैं। और शिक्षा का मकसद ये नहीं होता भी हम पढ़े लिखे स्कूल जाए, नौकरी लग जाए, 12 बच्चे पैदा करें, शादी करें। शिक्षा का मतलब ये है कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, पाखंड है, उससे भी हमें अवगत होना है एक दूसरे से। साथ में जितने हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। साथ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का हमने सामना किया है और इन उतार चढ़ाव में जो हमारा मार्गदर्शन समय समय पर करते रहे हैं आदरणीय डॉक्टर कपूर जी, आदरणीय डॉक्टर रविंद्र पुजारा जी, साथियों के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रविंद्र पुजारा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। साथियों जब मैं एमकॉम करता था उससे डॉक्टर साहब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे तो हम सबको पूरे मोटिवेट करते थे एक करके को उठा के जिसको जरूरत थी और जिसको नहीं जरूरत थी उसको मोटिवेट करते थे। परंतु ज्यादा लोग उन लोगों को ऊपर करते थे जिनको रियल में जरूरत थी, भाई तुम्हें नौकरी लगना है, तुमने पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने एक्स्ट्रा क्लास करना है मुझे तैयार हूँ। और डॉक्टर साहब ने एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए भी लोग तैयार थे, कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु साथी तैयार नहीं। और एजुकेशन के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सभा हमारी वहां की 3 सभाएं थी, एक तो टीचिंग एसोसिएशन, एक नॉन टीचिंग एसोसिएशन, एक छात्र एसोसिएशन, और तीनों आपस में तालमेल से काम करती थी। डॉक्टर रविंद्र पुजारा जी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हुआ करते थे और उसमें स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थी और जो नॉन टीचिंग एसोसिएशन थी वो जबरदस्त
सामने रख रहे हैं, ये 0 फीस अगर तक हुई थी, 0 फीस में एडमिशन ऐसी बच्चों का जो यूनिवर्सिटी में हुआ था वो डॉक्टर रविंद्र विद्यालय की मार्गदर्शन से और छात्र संगठनों के आंदोलन से हुआ था। साथियों, ऐसे साथी जो चेयरमैन है कमीशन के, तो हमें उम्मीद है कि हमारी जितने मांगे रहेगी, हमने डॉक्टर अम्बेडकर सभा निर्माण की ड्यूटी लगाई थी मांग पत्र बनाने की, तो साथियों ने मांग पत्र को बनाया है, वो डिमांड सर के सामने रखेंगे। और एक विशेष डिमांड जो हमारी मुख्य डिमांड है, एक तो SCBC का हरियाणा में खाली पड़ा जो बैकलॉग है ना, वो पूरा नहीं हुआ। पूरे हरियाणा के अंदर बहुत सारा बैकलॉग खाली पड़ा है, जब से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई तब से खाली पड़ा है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पिछली सरकारों में भी हमने साल में घेर दिया था, तब उन्होंने कहा कि 18,000 वैकेंसी निकालेंगे, वो वैकेंसी अभी तक नहीं निकली, ना ही सरकार में बैकलॉग की कोई वैकेंसी निकली। रही प्रमोशन आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण की बात है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे वर्तमान की सरकार रही हो, इन्होंने भी अभी तक बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं निकाली, ना पीछे निकाली। जब तक अभी इलेक्शन आ चुका है और होता भी है, अगर सरकार बैकलॉग की वैकेंसी निकालेगी तो फायदा सरकार को होगा, परंतु ये लोग मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने वाले हैं। ये मैं कमीशन से निवेदन करूंगा कि इस पे सुधार किया जाए। दूसरा, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में खाली पड़ी जरूरी छात्रवृत्ति है, सर मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ कि जो छात्रवृत्ति है, और आपको भी पता है, और आपके पास में बैठे डॉक्टर कपूर सिंह जी, अगर डॉक्टर कपूर सिंह जी पढ़े हैं तो छात्रवृत्ति की जरूरत पड़े हैं, सर का भी बहुत संघर्ष में जीवन रहा है। तो सर अगर छात्रवृत्ति हमारे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आती है और उनका ना कोई मार्गदर्शन होता है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है परंतु डिजिटलाइजेशन का सही प्रकार से प्रयोग हो रहा है, तो अभी तक हमारी सारी छात्रवृत्ति की प्रक्रिया कई सालों की। तो आपसे इस मांग पर विशेष रूप से, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों ने एजुकेशन छोड़ दी है, बहुत सारे संपर्क में भी हैं जिन्होंने एजुकेशन छोड़ दी है, कुछ बच्चों की अपनी फीस भरी है परंतु पूर्ण नहीं हो पाया। पोषण रोजगार योजना के तहत जो भर्तियां की जा रही है, हरियाणा सरकार भर्ती कर रही है, मानते हैं कि इतनी सरकारी वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी नहीं हो सकती, प्राइवेट जॉब भी इतनी नहीं है, तो जो पोषण रोजगार के तहत कम पैसों में कर्मचारी भर्ती हरियाणा सरकार कर रही है, तो हमारे डिमांड है कि इसमें रिजर्वेशन लागू किया जाए। रिजर्वेशन नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी इन्होंने भरी है, अगर सरकार पोषण रोजगार के तहत रिजर्वेशन में लागू नहीं कर रही तो बोर्ड स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन समाज के संगठनों के साथ तालमेल बनाकर बड़ा आंदोलन करेगा। और आपको हमारे मार्गदर्शन रहेंगे, आपने तो हमारे काम को देखा है, जब हमने गीता भुगत को शिक्षा मंत्री दी, हैशटैग में 5% की रिजर्वेशन की बात आई थी, उन्होंने नहीं दी, तो उनका घेराव हम लोगों ने 4 यूनिवर्सिटियों में किया था, और मजबूरी में रात को ही प्राइवेट बजलाल का प्राइवेट से पहले पॉलिसी जारी करते 5% की छूट करने जबरदस्ती करवाई थी, जिसमें सरकार के लोगों ने बहुजन समाज के युवाओं पे लाठीचार्ज भी करवाया था, और आप लोग उसी से जुड़ा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में 0 फीस, जो सर आपके मार्गदर्शन से हम लोगों ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में 0 फीस का प्रावधान करवाया था कि शेड्यूल कास्ट का बच्चा अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उससे कोई फीस नहीं जाती, स्कॉलरशिप से उसकी फीस की एडजस्टमेंट हो जाती थी। वो आपने ही करवाया था सर, और इसको निवेदन भी करते हैं कि इसको दोबारा लागू करवाया जाए। सर के लिए इसलिए क्लास हो जाए क्योंकि सर के मार्गदर्शन में पहले 2012 में ये चीज करवाई थी, और अब भी हम चाहते हैं कि ये चीज, क्योंकि अब पावर आ गया सर, तो पावर का यूज करना चाहिए। हर गांव में जितने भी अनुसूचित जाति की और पिछड़ा वर्ग की चौपालें हैं सर, हम चाहते हैं कि इनमें सब में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाए, ताकि बच्चे का कंप्यूटर का जमाना है, ऑनलाइन की बात चल रही है, डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है, तो लाइब्रेरी में भी अगर डिजिटलाइज करवाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। चिराग योजना हमें असर नहीं हो रही, क्योंकि चिराग योजना हमारे लोगों के लिए है ज्यादातर, क्योंकि गरीब लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हम नहीं चाहते चिराग योजना का लाभ उठाना।
हम चाहते हैं सरकार से इस जिला योजना को वापस किया जाए। क्यों वापस किया जाए, इसमें छोटा सा बात में रखना चाहूंगा, गलती हो गई थोड़े से में। पहले सरकारी स्कूलों को खत्म किया जाएगा, फिर छोटे प्राइवेट स्कूलों को खत्म किया जाएगा, फिर उद्योगपतियों के हाथों में ये सिस्टम आने वाला है। हम चाहते हैं कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए। और इस सिस्टम में हमारे एक साथी है सुरेश त्रावड़ी, जिस पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ सर, उस देशद्रोह के मुकदमे को वापस करवाने का कार्य करेंगे। इसके लिए दोबारा से हम आपसे मिलेंगे, हमारे टीम के साथी और समाज के लोग दोबारा से आपके पास आएंगे। अगर आप चाहें तो चाहे हमें मुख्यमंत्री के पास ले जाकर उस साथी को में इस मामले से पूरी करवाने का कष्ट करेंगे। दूसरा कदम, सरकारी स्कूलों में अनुसूचित सरकारी योजनाओं में अनुसूचित जाति का आरक्षण, बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं हैं सर, जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं सर, या सरकारी कई तरह की योजनाएं आती हैं, चाहे कृषि से रिलेटेड योजनाएं या बहुत सारी योजनाएं हैं, उनमें रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। जैसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, उन्हें भी रिजर्वेशन की हम आपसे मांग करते हैं सर। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रोस्टर रजिस्टर के तहत आरक्षण लागू होना चाहिए सर। अभी आरकेएसटी कॉलेज में वैकेंसी निकाली थी, उसका हमने मुद्दा उठाया था, उसमें 15 वैकेंसी निकाली गया सर पीछे, और उसको हमने रुकवाने का कोशिश भी करी, तो उसमें एक भी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड नहीं है। बहुत सारे एडेड स्कूल है, एडेड कॉलेज है सर। अभी एक साथी शाहबाद से था, उसने मेरे को बताया कि एडेड स्कूल में 500 के आसपास वैकेंसी शेड्यूल कास्ट की पढ़ी जाती है सर, और एडेड कॉलेज जितने भी हैं उसमें रोस्टर सिस्टम लागू नहीं है सर। सुबह उठ के जिनके खेतों में हम काम करते हैं, अगर आपने इस संविधान को बचा लिया, मैं आपसे एक वादा करता हूं, वो जमींदार आपको और आपके माँ बाप को सलूट करेगा, सिर्फ कारण शिक्षा होगी। तो आप शिक्षा को आगे बढ़ाएं, शिक्षा के बगैर हम अधूरे हैं। और ये शिक्षा भी नहीं होनी चाहिए भाई, कई बार मैं मेरी गाड़ी की शादी करती हूँ, अरोड़ा जाएगा, ये कहा कि रोटी नहीं पौनी आती, पानी को नहीं पड़ती, अड़ंगा को नहीं समझती, फलाना काम नहीं करती। नहीं मेरी बहन, ये घर की लड़ाई है, शिक्षा वाली अलग लड़ाई है। तो आपने सामाजिक लड़ाई भी लड़नी है और शिक्षा की लड़ाई भी लड़नी है। और जो मेरे भाई मेरे सामने आप बैठे हो, अगर आप भी करना चाहते हो तो बेटी इस प्रोग्राम में बोले का दादा मेरी बहन है, मैं बोले का दादा मेरी पत्नी है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी बहनों में शक करते हो, आप अपनी पत्नियों में विश्वास नहीं करते हो, यही कारण है कि आप लेकर नहीं आना चाहते। तो हमें हमारी बहनों में भी विश्वास करना है, हमारी पत्नियों में भी विश्वास करना है, और हमारी बहनों में भी और हमारी माताओं में भी उनके पतियों में और उनके बच्चों पर विश्वास करना है। जब आप विश्वास करोगे तब जाके इस लड़ाई को आप जीत पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर अमित बेलरका जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए और अपने विचार रखें। मान्यवर अमित बेलरका जी। सभी साथियों को सबसे पहले बहुजन समाज में का मसला प्रदेशक है। 2 लाख में उस महान शख्सियत के लिए जिन्होंने हमें यहाँ तक आने का ये मेरे जी को तेरे संविधान से मिला है, इस्लाम भी मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला हुआ नहीं है। अब तक बसपा टीम ने 50 पदक पुस्तकें 150 पदक साथी सरकारी जॉब पर लग चुके हैं। बसपा टीम का मतलब ऐसे ही शिक्षा है, जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित रहो, शिक्षित रहो। बसपा टीम चली हुई शिक्षा को
और बाबू साहब ने कहा था कि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि एक सरकारी नौकरी पाना। शिक्षा का मतलब आपको ज्ञान प्रदान करना है जिससे हमें उन्नति कर सके। अनुसूचित आयोग के चेयरमैन डॉक्टर रविंद्र प्यारा जी, पसवा लीग के संस्थापक भाई डॉक्टर मेहरा जी,
इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी का एहसास हो रहा है, क्योंकि हम चाहे कुछ भी बन जाए, जितने भी बड़े अधिकारी बन जाए, जितने भी बड़े समाज सेवी बन जाए, कोई मेडल जीत लें, जितने बड़े राजनेता बन जाए, लेकिन अपने समाज के बिना कुछ नहीं है। समाज हमारी सबकी नींव होता है, और जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अपनी नींव से यदि हट जाती है तो वो लंबे समय तक चल नहीं पाता। तो आज हमें आपके बीच में आकर बहुत खुशी का पल महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। प्यारे बच्चों, साथियों, बसपा संगठन अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी बताया, एक बहुत पुण्य का कार्य कर रहा है, और वो सोच का कार्य कर रहा है जिस सोच की आज हमें जरूरत है। हमें किस बात को है वो भी लगाता, और समाज के संसाधनों को इकट्ठा करके समाज के ऊपर ही लगाने का काम करें, और इस तरह से लगाने का काम करें कि जिससे समाज को बेसिक रूप से ऊपर उठाने के लिए फायदा हो, लाभ हो। बाबा साहब की सोच थी कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, और उसी सोच का ही एक जो मुख्य रहा शिक्षित बनो, उसी के लिए प्रयासरत शिक्षा के क्षेत्र में सभी लोगों को, सभी साथियों को, सभी बच्चों को आगे बढ़ाने का काम पुस्तकालयों के माध्यम से ये जो संगठन कर रहा है, जागरूकता लाने का काम कर रहा है, वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इनके इस काम को सलाम करता हूँ, और आगे आने वाले समय में इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जो अपने मिशन में कामयाब हो। और आप सभी से भी निवेदन करता हूँ, जो लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, वो इसको और ज्यादा प्रचारित और प्रसारित भी करने का काम करें, खुद भी लाभ लें और अपने साथियों को प्रचार प्रसार करके लाभ दिलाने का काम करें, तभी इस चीज का इनके काम करने का फायदा है। हमारे हर मंच के ऊपर, हर सभा में, हर संगठन में, जो भी हमारे अनुसूचित जाति समाज से जुड़ा हुआ संगठन है, बातें बहुत होती हैं। और सबसे पहले बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर के बारे में बातें होती है, उनका जो जीवन है उसके बारे में बात की जाती है। और मुझे ये विश्वास है, मेरी ये मान्यता है कि उनके जीवन के बारे में आप सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, उनके माँ बाप क्या करते थे, उन्हें किस तरह से विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, किस तरह से उन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की, किस तरह से उन्होंने संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके चेयरमैन के रूप में कार्य करके आज देश को एक बहुत अच्छा संविधान देने का काम किया। ये सारी बातें मेरी मान्यता है कि आप सबको पता है। बात यह है कि उन चीजों का पता होते हुए हम उनको किस तरह से एनालाइज किस तरह से कर रहे हैं, हमारी गहनता कितनी है, गंभीरता कितनी है, उसमें शिक्षण कितना है, उसमें हमारी स्टडी कितनी है, इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बाबा साहब ने कह दिया कि शिक्षित बनो। आज हमारे समाज में मैं कहता हूं कि शिक्षा की कोई कमी नहीं है, मेरे को बहुत है। गांव लेवल में भी बहुत बच्चे, मैं ये नहीं कि 100% हो चुके, लेकिन कम नहीं। गांव में भी BA, MA, +2, मैट्रिक पढ़े लिखे लोग हैं, PhD करे हुए हमारे लोग हैं, इंजीनियर हमारे लोग हैं, डॉक्टर हमारे लोग हैं, IAS, IPS,
इंस्पेक्टर, मैनेजर अनुसूचित जाति समाज के लोग हैं और उन सब ने एक ही काम करना था कि शिक्षित होना था। केवल जो फॉर्मल डिग्रियां हैं वो डिग्रियां नहीं, वो तो लेनी ही है। उसके साथ साथ शिक्षित होने का मतलब क्या है कि शिक्षा के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ आपका लॉजिक भी होना चाहिए। नॉलेज और लॉजिक दो चीजें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा से आपको नॉलेज आएगी और नॉलेज पावर है। बाबा साहब ने उन दिनों में जब वो मेले लग रहे थे, अपनी नॉलेज से, अपने लॉजिक से उन लोगों को झुकाने का काम किया कि जो उनका विरोध करने का काम करते थे और उनका बहुत मजबूती से सामना किया। आज तो बहुत लोग हैं, ये कहते हैं कि लाखों की संख्या में आज लोग हैं। हम क्या हम हमेशा चिंतित बने रहेंगे? क्या हम हमेशा चिंता की जिंदगी जीते रहेंगे? आयोग में आने के बाद मैंने देखा कि बड़े अपने आप में बड़े हट्टे लोग, बड़े एजुकेटेड लोग, कोई कहता हूँ मेरा मन करता है, मेरे को ये वो कह रहा है, मेरे को ये वो प्रताड़ित कर रहा है, मेरे को तुम्हारा ऐसे कह रहा है। तो कहाँ की आपकी शिक्षा, कहाँ के आपका लॉजिक? आज भी यदि आप बाबा साहब अकेले लड़े और आज लाखों की संख्या में होते हुए आप दिन दिन हट्टे बने रहेंगे और हट्टे भी होते रहेंगे, कम से कम मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सब लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि शिक्षित होने के साथ साथ बाबा साहब ने कहा था कि संगठित भी होना है और शिक्षा से नॉलेज है, नॉलेज के साथ लॉजिक होना चाहिए आपका। लॉजिक का मतलब ये है कि जो आपकी नॉलेज है उसको किस समय कैसे यूज करना है। आप किसी अधिकारी के पास खड़े जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपको उसका जवाब कैसे देना है। आप यदि किसी समाज में खड़े, चौक में खड़े हैं, यदि आपकी बात का वो विरोध कर रहा है, यदि आपके कोई संगठन का विरोध कर रहा है, आपकी जाति बिरादरी के नाम के ऊपर आपका कोई विरोध कर रहा है, आपको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है, तो आपका लॉजिक वहां काम आएगा कि आप उसको जवाब दो। आपके बहुत से लॉजिक है, यहाँ जब ज्यादा बातें नहीं की जा सकती, बहुत सी सीमाएं होती हैं, लेकिन बहुत से लॉजिक है आपके पास। धर्म की बात कर लो, मान लो सिख धर्म है, सिख धर्म में यदि कोई आपको वो कहता है कि लॉजिक आप ऐसी जाति से हो, जाति से हो, तो हम उनको कह देते हैं भाई आप गुरु ग्रंथ साहब को माथा नहीं टेकते, गुरु रविदास जी की वाणी है उसमें, यदि आप उसको माथा टेकते हो तो हमारे को कैसे गलत कह सकते हैं? आप हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? या तो वहां माथा टेकना छोड़ दो। इसी तरह से सभी धर्मों के अंदर मैं एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि सर, आज आप बसवा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो बसवा के सभी जो कार्यकर्ता हैं, इस एसोसिएशन के प्रधान हैं, अधिकारीगण हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने समाज को इकट्ठा करने का अच्छा काम किया है। और विशेषकर इसमें युवा साथी हैं, स्टूडेंट हैं इसमें, जो अच्छे तरीके से समाज को सीख दे सकते हैं। यही प्रयास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था कि समाज संगठित रहे, शिक्षित बने और संगठित रह के संघर्ष करने का काम करे और समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का, करवाने का काम करें और आगे जो अनुसूचित जाति का समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। यही काम बसवा के सभी साथी करते हैं। सर, आप एक जो सरकार के नुमाइंदे भी हो और एक मुखिया पद पे भी हो, जो समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। एससी कमीशन में आप हरियाणा में हो और उसकी एक एससी के जो बच्चे हैं, ज़्यादातर वो जेएनएम के बच्चे हैं। 2017-18 का जो बैच था उसकी अभी तक स्कॉलरशिप रुकी हुई है बच्चों की। अभी वो हमारे संज्ञान में आया है वो मामला, तो उसके लिए हमने अपने प्रयास शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि आयोग ये अभी गठित हुआ है। 3 जनवरी से हमने कार्यभार संभाला था और उसके बाद बहुत सी उसमें जितनी भी दिक्कतें हैं या जितनी भी उसमें फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी पूरी हो रही हैं और हो जाएंगी। और सरकार की ओर से इससे पूरा सहयोग मिल रहा है कि जो भी हम कहते हैं वो सरकार कर रही है। अभी आपने देखा है कि पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी ने भी जो बाबा साहब उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा करी थी कि प्रमोशन में भी आरक्षण होगा रविदास जी की जयंती पे।
और उस घोषणा को हमने भी संज्ञान लेते हुए सीएम साहब से भी अनुरोध किया, चीफ सेक्रेटरी से अनुरोध किया, हमने लेटर लिखे और अभी पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर जारी हो गया है कि यदि कोई भी डिपार्टमेंट का प्रमोशन करेगा और वो अपने मंत्रालय से और सीएम साहब की अनुमति के बिना नहीं करेगा। तो सर सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए क्या पॉलिसियाँ बनवाई जा रही है हितों के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा और। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, तो इसमें तो सैकड़ों योजनाएं हैं और आप उनके विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि घर बनाने के लिए योजनाएं, घर की रिपेयर के लिए योजनाएं हैं। उसके साथ साथ है कि यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे समाज में शादी करता है उसके लिए योजनाएं हैं। बहुत तरह की सब्सिडीज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो सारी योजनाएं उनको कार्यान्वित करने का काम है वो आयोग है पूरी तनदेही से कर रहा है। सर एक विपक्ष का आरोप है कि इस सरकार के अंदर दलितों का ऐसी अनुसूचित जाति के समाज के लोगों का उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में क्या है? वो तो ये राजनीतिक कई तरह की वक्तव्य होते हैं। वो जो विपक्ष है उन्होंने अपना काम करना है, जो सरकार है उन्होंने अपना काम करना है। कई तरह की राजनीतिक बातें चल रही हैं, तो इसमें कोई आयोग का कौन क्या कह रहा है कोई ऐसा लेना देना नहीं है। हमें तो जो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम सौंपा है उसको हम पूरी तनदेही से, पूरी गंभीरता से करने का काम कर रहे हैं। तो सर आप विधायक भी रह चुके हो और उसके बाद आप इस पद पे आए हो और यहाँ पर आपको एक मैं कहूँगा कि सरकार की तरफ से आपको एक तोहफा भी मिला है इसका, ये तो आपकी तरफ से समाज के लिए क्या प्रयास रहेंगे? ये मैं कहता हूँ कि मैं शुरू से स्टूडेंट लाइफ से भी और बहुत से इसमें जो हमारे साथी हैं इस एसोसिएशन में हमारे स्टूडेंट भी रहे, जैसे रोहतास जी आपके सामने खड़े हैं, ये हमारे क्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं। तो इन्होंने देखा है कि हम किस तरह से गंभीरता से, पूरी मेहनत से, तनदेही से समाज में रहते हैं और समाज को कार्य करने का काम करते हैं। और ये मेरे को और भी अच्छा लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी जिस तरह की मेरी सोच थी उसी तरह का काम किया है। मेरे को कोई किसी तरह पद का या गाड़ी घोड़े का कोई लालच नहीं है। मेरा तो मुख्य काम समाज की सेवा करना है और उसी तरीके से ही हम करने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये जो गाड़ी है ये भी मेरी कोई प्राइवेट गाड़ी ही है, अभी तक है। सरकार की ओर से यदि नहीं भी मिली है तो कोई ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना, हमें कोई लालच नहीं है। तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो भी हम पूरी मेहनत से और अपने जो साधन है वो भी यूज़ करके, अपने जितने भी हमारे पास खुद के साधन यूज़ करके समाज की सेवा में लगा रहे हैं। तो अब की बार जैसे चुनाव में आपको कोई टिकट अगर मिलता है तो कैसे, या उसकी इच्छा आप रखते हो या इसी पे खुश हो? नहीं, मैं तो एक पहले भी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इच्छा है या नहीं, लेकिन कार्यकर्ता के नाते जो काम दिया जाता था वो मैं करता था। अब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आयोग का अध्यक्ष बनाया है। अब जो मेरिट में काम लगा है मैं वही करता हूँ और आगे जिस भी तरह का किसी तरह का कोई दायित्व मिलेगा तो उसको भी पूरी गंभीरता से निभाने का काम करेंगे। जी सर, एक सवाल है, चिराग योजना को लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं और इससे लोगों में एक नाराज़गी भी है कि चिराग योजना अगर लागू हो जाती है तो उससे स्कूल काफ़ी संख्या में बंद होंगे, तो क्या कहना? नहीं, यदि कोई उस तरह की बात आएगी तो उसमें जो आयोग अपना जो भी रोल अदा कर सकता है वो करेगा, लेकिन अभी तो लोग शक ही जाहिर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता सर निजी करने में? कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके नतीजे हैं वो कुछ समय बाद आते हैं और अच्छे आते हैं। तो यदि कोई उसमें कोई खामी पाई जाएगी, सरकार अपने लेवल पे करेगी तो ठीक है, नहीं आयोग उसमें दखलंदाजी करके उसको ठीक करने का काम करेगा। तो लोगों को कैसे समझाएंगे सर इसके लिए? लोगों को एक बार वेट करनी चाहिए। बहुत सा कोई भी योजना लागू की जाती है तो बहुत सा उसमें माथापच्ची की जाती है, बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो जो जिसने कहना है, बहुत बार क्या होता है कि एक ही व्यू ले लेते हैं लोग और उसी व्यू पर सोच के अपना मत दे देते हैं। कई बार दूसरे एंगल भी होते हैं। यदि सभी एंगल को सोच के उसका विश्लेषण किया जाए तो उसमें कई बार नतीजे निश्चित तौर पर अच्छे निकलते हैं। और यदि उसमें कोई चीज़ गलत भी होगी, कोई ना कोई किसी तरह की कोई खामी पाई जाएगी तो उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। तो आने वाले 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक से? तो इलेक्शन का आयोग का तो ये काम नहीं है। इलेक्शन करवाने का काम चुनाव आयोग का है या फिर पार्टियों का है, इलेक्शन लड़ने का काम है। आयोग का काम तो यही है
कि किसी तरह से जो दलित समुदाय एससी समुदाय से के ऊपर किसी तरह का अत्याचार होता है उसको रक्षा करना वो आयोग का काम है, उसके अधिकारों का संरक्षण करना वो आयोग का काम है। बाकी पब्लिक है, समझदार है, वो देख ही रही है कि किसने क्या किया है, कौन क्या कर रहा है, वो अपने आप अपनी समझदारी से मतदान करेंगे। जी, तो बहुत सी बार ईवीएम पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि ईवीएम से घोटाला होता है। वो देखो, सवाल तो उठते रहते हैं और अच्छी बात है, लोकतंत्र में सवाल उठने चाहिए और उन सवालों का जवाब है वो समय समय पर कई बार अपने आप भी दे दिया जाता है, कई बार जनता द्वारा दे दिया जाता है, कई बार जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो दे देते हैं जवाब। तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र मजबूत होता है इससे यदि सवाल उठते हैं। उन सवालों का जवाब है वो जिस भी व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है, जिस भी संस्था की जिम्मेवारी होती है या जिस भी कोई पद्धति की जिम्मेवारी है, जिस टेक्नोलॉजी की जिम्मेवारी है, वो जवाब मिलते रहते हैं। सर, एक सुरेश द्रविड़ का मामला है, वो काफ़ी दिनों से उसमें न्याय के लिए वो गुहार भी लगा रहा है और उस पर धरने पे भी है वो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? राजद्रोह का मामला, राजद्रोह का मामला उस पर दर्ज। राजद्रोह का मामला में और आपसे भी हम बसपा टीम की तरफ से उम्मीद करते हैं कि उनका जो मामला है रफा दफा करवाएंगे सरकार से। यदि इस बात भी हमारे कोई संज्ञान में आएगा मामला, आयोग के संज्ञान में आएगा, तो निश्चित तौर पे उसमें जो कानून के तहत है, जो आयोग के दायरे के तहत है, कार्रवाई जरूर की जाएगी। हम जो अधिकारी हैं जिनको कहना है या जिनको लिखित में कुछ देना है वो दिया जाएगा और जरूर जो उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करेंगे।